सुभाष मार्ग पर कार ड्राइव करते अजय को याद आया उसकी जेब में चरस से भरी सिगरेट्स का एक पैकेट पड़ा था। विशालगढ़ में उसकी कार के पास दो नशेड़ियों में झगड़ा हो रहा था। झगड़े की वजह वही पैकेट था। अजय ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो वे दोनों उसी से उलझ गए। मजबूरन अजय को उनकी ठुकाई करके उनसे पैकेट छीन लेना पड़ा था। बाद में वो उसे फेंकना भूल गया। अब वही पैकेट एकाएक महत्वपूर्ण बनता नजर आ रहा था। इंदिरा अपार्टमेंट्स वही इमारत निकली जिसमें कुछ एक घंटे पहले अजय ने सैनी की मंजूर नज़र को गायब होते देखा था। इस वक्त वे छोकरे आसपास कहीं नजर नहीं आए। कार पार्क करके अजय इमारत में दाखिल हुआ। प्रवेश हॉल में लेटर बॉक्सेस पर लगे कार्डों में से एक के मुताबिक लीना दूसरी मंजिल पर 7 नंबर फ्लैट में रहती थी। अजय सीढ़ियों द्वारा ऊपर पहुंचा। 7 नंबर बाईं और आखिरी फ्लैट था। अंधेरे गलियारे में खड़े अजय ने हौले से दस्तक दी। तुम आ गए डार्लिंग, अंदर से कहा गया। हाँ, अजय ने धीरे से कहा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। धीमी रोशनी की चौड़ी लकीर बाहर झांकने लगी। अजय साइड में खिसक गया। लड़की ने गर्दन बाहर निकालकर आंखें मिचमिचाई। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। मैं नहाने जा रही थी। वह अजय की ओर बढ़ी। पीछे से पड़ती रोशनी से पारदर्शी गाउन से उसके शरीर का स्पष्ट आभास मिल रहा था। उसका एक हाथ स्वयमेव अजय की बाह और साइड के बीच सरक गया। वेलकम किस टू डार्लिंग देवा। गीले होठों का स्पर्श अजय ने अपने गाल पर महसूस किया। फिर घुटी सी हैरानी भरी करहा सुनाई दी और वो पीछे हट गई। इस प्रयास में उसका फ्रंट ओपन डिज़ाइन वाला गाउन थोड़ा सा खुल गया। कौन हो तुम? तुमने कहा था वो हो। तुमने गलत समझ लिया लीना, मुझे सैनी ने भेजा है। लेकिन उसने तो तुम्हारे बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। गाउन के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाकर उसने बेल्ट कस ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो कहाँ है? खुद क्यों नहीं आया? निकल नहीं सका। वो नहीं आने दे रही। पता नहीं, मुझे अंदर आने दो। उसने तुम्हारे लिए एक चीज़ भेजी है। क्या? अंदर दिखाऊंगा, यहाँ नहीं। आओ। अजय उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। रोशनी में अजय ने गौर से उसे देखा। मेकअप ना होने के बावजूद चेहरा सुंदर था। उसकी उम्र मुश्किल से 24 साल थी। पुराने फर्नीचर के बीच खड़ी वह उस बच्चे की तरह देख रही थी जिसे उपहार देने का वादा किया गया हो। क्या भेजा है देवा ने? अजय ने दरवाज़ा बंद करके जेब से चरस के सिगरेट्स वाला पैकेट निकालकर उसे दे दिया। उसने इतनी उतावली से पैकेट खोला कि सिगरेट्स नीचे गिर गई। वह फौरन नीचे बैठकर उन्हें उठाने लगी। एक सिगरेट मुंह में दबाए और बाकी पैकेट्स में रखकर खड़ी हो गई। अजय ने अपना लाइटर जलाकर सिगरेट्स लगवा दी। उसने गहरा कश लिया। 4 कशों में ही सिगरेट आधी ख़त्म कर दी। उसकी आंखें चमक रही थीं। चेहरे पर संतुष्टिपूर्ण मुस्कुराहट उभर आई। शेष बची आधी सिगरेट को सावधानीपूर्वक एश ट्रे में बुझाकर पैकेट में रख लिया। चरस का प्रभाव होना आरंभ हो चुका था। वो हवा में तैरती हुई सी आगे बढ़ी। दीवान पर बैठकर अपने हाथ मुट्ठियों की तरह बांधकर टांगों के बीच में रख लिए। उसकी पल पल बदलती मुस्कुराहट से स्पष्ट था, नशे के प्रभाववश सपनों की दुनिया में विचरना आरंभ कर चुकी थी। अजय उसकी बगल में बैठ गया। कैसा महसूस कर रही हो लीना? वंडरफुल। उसके होठ धीरे से हिले और आवाज़ कहीं दूर से आती प्रतीत हुई। ओह गॉड, आई वॉज डाइंग, आई नीडेड इट। देवा को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। अगर मिला तो ज़रूर दूंगा। वो शहर से जा रहा है ना? अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हम जा रहे हैं। कहाँ? नेपाल। हम दोनों साथ साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। बड़ी ही खूबसूरत नई ज़िंदगी जिसमें ना कोई चक चक होगी और ना ही कोई पाबंदी। बस वो और मैं होंगे। तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? हमारे पास साधन और तरीके हैं। देवा ने सब इंतजाम कर लिया है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्यों? उसकी निगाहें उस पर हैं। वो सीधी तन कर बैठ गई। किसकी?
उत्तेजित स्वर में पूछा। पुलिस की? अजय ने सर हिलाकर हामी भरी। लीना उसकी ओर झुक गई, उसकी बाह दोनों हाथों में थाम कर हिलाई। क्या चक्कर है ये? प्रोटेक्शन काम नहीं कर रही? मर्डर को कवर करने के लिए बड़ी सॉलिड प्रोटेक्शन चाहिए। लीना के होठ खिंच गए, कड़ी निगाहों से उसे घूरा। क्या कहा तुमने? मर्डर? हाँ, तुम्हारे एक दोस्त को शूट किया गया था। कौन दोस्त? इस शहर में मेरा कोई दोस्त नहीं है। मनोहर दोस्त नहीं था? अजय पर निगाहें जमाए वह अलग हटी, हाथों और नितंबों के सहारे दीवार के दूसरे सिरे पर खिसक गई। मनोहर? वो कौन है? मुझे बनाने की कोशिश मत करो लीना, वो तुम्हारे पीछे लगे रहने वालों में से एक था। इतवार रात को तुम उसे अपने साथ यहाँ लाई थी। ये तुम्हें किसने बताया? ये झूठ है। उसके स्वर में भय का पुट था और चेहरे पर चोरी पकड़े जाने जैसा भाव। क्या उन्होंने मनोहर को मार डाला? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्ही ने उसकी मौत का सामान किया था। नहीं, ये झूठ है। ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया। मैं एकदम बेकसूर हूँ। नशे के प्रभाव में सपनों की जिस दुनिया में पहुंच गई थी, उससे वो बाहर निकलती प्रतीत हुई। आंखों में संदेह के बादल उमड़ आए। मनोहर मरा नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं, तो फिर मोर्ग में जाकर उसकी लाश देख लो। देवा ने ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर मनोहर मारा गया होता तो उसने मुझे बता देना था। यह तो किया ही नहीं जाना था। जिस बात की तुम्हें पहले से जानकारी थी, उसके बारे में वो क्या तुम्हें बताता है? और क्यों? मनोहर को तुम्ही ने तो बलि का बकरा बनाया था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इतवार रात के बाद से तो मैंने उसे देखा तक नहीं। मैं सारा दिन घर पर रही हूँ। वो उठकर अजय के सामने खड़ी हो गई, चेहरा ज़्यादा पीला पड़ गया। क्या कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? और तुम कौन हो? देवराज का दोस्त। अजय ने गोली दागी। आज रात उससे मिला था। देवा मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। क्या वो अरेस्ट हो गया? अभी नहीं। तुम्हें उसी ने भेजा था? हाँ। सिगरेट पहुंचाने के लिए? हाँ। लेकिन देवा को सिगरेट कहाँ से मिली? जॉनी से। देवराज खुद नहीं आ सकता था, इसलिए उसने मुझे भेजा। अजीब बात है, तक तुम्हारा तो उसने कभी जिक्र तक नहीं किया। तुम समझती हो वो हर एक बात तुम्हें बताता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। बाहरी उलझन में पड़ी लीना बंद खिड़की के पास जा खड़ी हुई और फिर पलटी और पैरों को घसीटती हुई चलकर दीवान के सिरे पर आ बैठी। कि सोच में पड़ गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम कहते हो मनोहर मर गया और देवा मुझे लटका रहा है। तुम्हें इस पर यकीन नहीं है? नहीं, लेकिन ये सच्चाई है और इस पर यकीन ना करके तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। क्या इस मामले में तुम भी शरीक हो? मेरा भी ख्याल तो यही था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब हम दोनों को लटकाया जा रहा है। अजय एक और गोली देता हुआ बोला। जिस ढंग से उसने मुझे योजना समझाई थी, उसके मुताबिक मनोहर को तुमने ही फंसाना था। एक्चुअली ओरिजिनल प्लान यही था। मैंने हाथ देकर उसे रोकना था, कोई गोली नहीं चलनी थी, क्योंकि इस हक में मैं बिल्कुल भी नहीं थी। बस मैंने हाईवे पर ट्रक रुकवाना था और दूसरों ने उस पर कब्जा कर लेना था। दूसरे यानी देवराज और जॉनी? हाँ, फिर उन्होंने प्लान बदल दिया। देवा नहीं चाहता था कि मैं इस झमेले में अपनी गर्दन फंसाऊं। लीना ने यूं अपनी गर्दन पर हाथ फैलाया, मानो यकीन करना चाहती थी कि वो सही सलामत थी। फिर एक और बात सामने आई, एक ऐसी बात जो इतवार रात में मनोहर ने मुझे बताई थी। जब उसने बताया तो वो नशे में था, इसलिए मैंने उस पर यकीन नहीं किया। वो उस लड़की के बारे में हमेशा बेपैल की उड़ाता रहता था, मगर जब मैंने देवा को वो बात बताई तो उसने यकीन कर लिया। कौन सी बात? किसके बारे में बात कर रही हो?
वही मीना बवेजा की कहानी। अच्छा, मुझे भी बताओ। लीना ने खोजपूर्ण निगाहों से उसे देखा और फिर अनिश्चित सी नजर आई। तुम जब से आए हो बराबर सवाल किए जा रहे हो। आज से पहले कभी तुम्हारी सूरत तक तो मैंने देखी नहीं। और हो सकता है तुम पुलिस वाले हो और सिगरेट के उस पैकेट को तुमने यहाँ आने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया हो। अजय खड़ा हो गया। "हम्म, तुम जो चाहे समझ सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करने आया था। अगर तुम नहीं चाहती तो जहन्नुम में जाओ।" वो दरवाजे की ओर बढ़ा। लीना फौरन उठकर उसकी ओर लपकी। ठहरो, बेकार नाराज हो रहे हो तुम तो। मुझे यकीन आ गया तुम देवा के दोस्त हो और इस मामले में भी शरीक हो। लेकिन अब तुम क्या करोगे? अजय पलट गया। मैं इससे अलग हो रहा हूँ। मुझे ये सिलसिला ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कार है? बाहर खड़ी है। मुझे कहीं पहुँचा दोगे? ज़रूर। कहाँ? ये तो अभी मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ बैठी रहकर गिरफ्तार किए जाने का इंतज़ार मैं नहीं कर सकती। वह बेडरूम के बंद दरवाजे पर पहुंची। डोर नॉब घुमाकर मुस्कुराती हुई बोली, मैं कपड़े बदलती हूँ, ज़रा इंतज़ार करो, देर नहीं लगेगी। उसने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। शावर से पानी गिरने की आवाज़ सुनता अजय इंतज़ार करने लगा। सिगरेट फूंकता हुआ वह रैक में रखी मैगजीन्स देख रहा था। रोमांटिक और सेक्सी कहानियों वाली सभी घटिया दर्जे की थीं। उन सभी के कवर पर अलग अलग पोज में लीना की ग्लैमरस तस्वीरें छपी थीं। उन्हीं में से एक पर देवराज सैनी के घर का पता और फ़ोन नंबर लिखा था। उन्हें मन ही मन दोहराता अजय चौंका। अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। लीना को गए पूरे 25 मिनट हो चुके थे। उसने उठकर बेडरूम का दरवाज़ा खोला। लीना वहाँ नहीं थी। अलमारी और ड्रेसिंग टेबल्स के ड्रॉर्स खुले और लगभग खाली पड़े थे। बाथरूम में शावर से पानी गिर रहा था, लेकिन लीना वहाँ भी नहीं थी। किचन में अंधेरा था। पिछला दरवाज़ा खोलकर नीचे गई सीढ़ियों पर निगाह पड़ते ही वो सब समझ गया। यानी उसे नहाने के बहाने बेवकूफ़ बनाकर लीना भाग गई थी। अजय तेजी से सीढ़ियाँ उतर गया। इमारतों की पिछली तरफ से गुजरती वो एक संकरी गली थी। पास ही अंधेरे में एक आदमी दीवार से पीठ लगाए टांगे फैलाए बैठा था। उसका सर दाएं कंधे पर टिका था। अजय ने नीचे झुककर उसे हिलाना चाहा। खुले मुंह से आती शराब की तेज़ बू उसके नथुनों से टकराए तो वो पीछे हट गया। वो नशे में धुत पड़ा था। अजय गली के दहाने और बढ़ गया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी छोटे से आयत के रूप में सिरे पर पड़ रही थी। एक मानव आकृति उस आयत में दाखिल हुई। चौड़े कंधे वाला उस आदमी ने काला विंडशीटर पहना हुआ था। चाल में सतर्कता थी और पैरों से ज़रा भी आहट नहीं हो रही थी। चेहरा पीला था, बाल लंबे। उसका दायां हाथ विंडशीटर के अंदर था। एक लड़की को यहाँ से बाहर जाते देखा था? अजय ने पूछा। कैसी थी? अजय ने लीना का हुलिया बता दिया। वो आदमी आगे आ गया। हाँ, देखा था। किधर गई? क्यों? तुम उसे किस लिए पूछ रहे हो? अजय ने गौर से देखा। वह एक बलिष्ठ युवक था। संभवतः बॉक्सर रह चुका था और गुस्से वाली निगाहों से अपलक उसे घूर रहा था। तुम जॉनी हो? अजय ने शकी सवाब में उससे पूछा। युवक ने मुट्ठी की तरह बंधा हुआ अपना हाथ बाहर निकाला। हाँ, दोस्त। साथ ही उसका घूंसा अजय की कनपट्टी पर पड़ा। अचानक पड़े वजनी घूंसे ने उसे त्योरा कर दिया। मैं ही जॉनी हूँ, युवक ने कहा और एक घूंसा और जड़ दिया। अजय को अपने घुटने मुड़ते महसूस हुए। तभी एक और घूंसा पड़ा। उसकी चेतना जवाब दे गई। वो नीचे जा गिरा। होश में आने पर अजय ने स्वयं को अपनी फिएट की अगली सीट पर पड़ा पाया। गर्दन और कनपट्टी पर तेज दर्द था। कुछ देर उसी तरह पड़ा रहने के बाद धीरे धीरे उठकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सड़क सुनसान थी। रियर व्यू मिरर में गाल और ठोड़ी से खून बहता दिखाई दिया। हल्की सूजन भी थी। उसने समय देखने के लिए अपनी बाईं कलाई ऊपर उठाई। रिस्ट वॉच गायब थी। कुछ सोचकर हिप पॉकेट थपथपाई। जेब में पर्स तो था, लेकिन नकदी मार दी गई थी। गनीमत थी कि क्रेडिट कार्ड और ट्रैवलर चेक बच गए थे। उसने ग्लोब कंपार्टमेंट खोला। 32 कैलिबर की लोडेड रिवॉल्वर यथास्थान मौजूद थी। रिवॉल्वर निकाल कर उसने जेब में डाली। इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी।
देवराज सैनी का निवास स्थान एक पुरानी शानदार हवेली निकली। शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में उसकी लोकेशन भी एकदम बढ़िया थी। हवेली में रोशनी थी, बाहर जिप्सी खड़ी थी। फीएट पार करके अजय ऊंची बाउंड्री वाली वॉल के साथ साथ चल दिया। एक स्थान पर दीवार इस ढंग से टूटी नजर आई कि वहां से अंदर जाया जा सकता था। उसने वही किया। पेड़ों के बीच से गुजरकर मुख्य इमारत की ओर जाते अजय को खिड़कियों से लॉन में पड़ती रोशनी दिखाई दी। रात के सन्नाटे में अंदर से आवाज़ें भी आती सुनाई दे रही थीं। खिड़कियां इतनी ज़्यादा ऊंची थीं कि उनसे अंदर नहीं देखा जा सकता था। अजय हवेली की दीवार के साथ साथ प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता रहा। आवाज़ें दो थीं, स्त्री और पुरुष की। दोनों ऊंचे स्वर में बोल रहे थे। सामने की तरफ वाला बरामदा पेड़ों और बेलों से काफ़ी हद तक इस तरह घिरा था कि सड़क से वहां नहीं देखा जा सकता था। बरामदे में पहुंचकर अजय दीवार के साथ कोने में खड़ा हो गया। अपनी इस स्थिति में वह साफ अंदर देख पा रहा था, लेकिन अंदर से उसे नहीं देखा जा सकता था। लंबा चौड़ा कमरा पुराने भारी फर्नीचर, कलाकृतियों वगैरह से विलासपूर्ण ढंग से सुसज्जित था। अंदर मौजूद स्त्री पुरुष फायरप्लेस के पास आमने सामने एक दूसरे को बता रहे थे कि उनके संबंध खत्म हो चुके थे। सीधी तनी खड़ी स्त्री की अजय की ओर पीठ थी। उसके गले में पड़ी मोतियों की माला रोशनी में चमक रही थी। जो कुछ मेरे पास था खत्म हो चुका है, इसलिए तुम यहाँ से भाग रहे हो। मैं जानती थी तुम ऐसा ही करोगे। उसके सामने सैनी शॉट दे रहे किसी एक्टर की भांति खड़ा था। एक हाथ जेब में डाले, दूसरे में पाइप था। मेंटल से तनिक टिका हुआ था। तो तुम जानती थी? हाँ, तुम्हें तो एक अरसे से जानती हूँ। कम से कम 4-5 सालों तो हो ही गए जब तुमने इस बावेजा लड़की के साथ चक्कर चलाया था। वो सब काफ़ी पहले ख़त्म हो गया। तुमने यकीन तो यही दिलाया था, लेकिन मेरे साथ तुम ईमानदार कभी नहीं रहे। मैंने बहुत कोशिश की। सच्चाई जानना चाहती हो? सच बोलने का हौसला तुम में नहीं है देव। तुम निहायत झूठे आदमी हो। हमेशा झूठ बोलते रहे हो। शादी से पहले भी तुमने झूठ बोला था, अपनी आमदनी के साधनों और अपनी हैसियत के बारे में, मुझे दिलो जान से प्यार करने के बारे में। रजनी के स्वर में कड़वाहट थी। तुम जिंदगी भर मुझसे झूठ बोलते रहे हो। सही मायने में पत्नी का दर्जा तक तुमने मुझे कभी नहीं दिया। साबित करो। हाँ, ऐसा करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ यही मेरे लिए काफ़ी है। तुम समझते हो कि अपनी बचकाना बहानों से मुझे बेवकूफ़ बना दोगे। जब तुम अपने अस्त व्यस्त कपड़ों से लाल रंगा मुंह लेकर आए थे ना मेरी हवेली में। ठहरो। सैनी ने अपने पाइप के सिरे को पिस्तौल की तरह उसकी ओर तानते हुए कहा। तुम्हें पता है क्या कहा है तुमने? तुमने कहा है मेरी हवेली, हमारी अपनी नहीं। फिर भी तुम मुझे लालची और खुदगर्ज कहती हो। बेशक कहती हूँ, क्योंकि तुम हो ही लालची और खुदगर्ज। मेरे दादा ने ये हवेली मेरी दादी के लिए बनाई थी। वे इसे मेरे पिता के लिए छोड़ गए। मेरे डैडी मेरे लिए छोड़ गए। अब ये मेरी है, सिर्फ मेरी, और हमेशा मेरी ही रहेगी। इसकी ज़रूरत भी किसे है? तुम्हें। तुम्हारी नज़रें इस पर लगी हैं। अभी उस रोज़ की ही तो बात है। तुम मनाने की कोशिश कर रहे थे मैं इसे बेचकर पैसा तुम्हें दे दूं। हाँ, मैंने कोशिश की। वो धूर्ततापूर्वक मुस्कुराया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम अपनी इस हवेली की मालकिन बनी रहकर अकेली इसमें रह सकती हो। असल में यहाँ तो मैं कभी रहा ही नहीं। इसके पीछे अस्तबल में रहता था। हाँ, तुमने मुझे वहाँ रखा था। उस अस्तबल को भी तुम अपने पास रख सकती हो। अपने अगले पति के लिए तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तुम समझते हो तुम्हारे साथ हुए तजुर्बे के बाद भी मैं शादी करूँगी? तजुर्बा इतना बुरा तो नहीं था रजनी। तुम्हारी फिगर भी खराब नहीं है। दूसरा पति आसानी से मिल जाएगा। मैं मानता हूँ जब हमने शादी की तुमसे प्यार मैं नहीं करता था। सुन रही हो ना? मैं कबूल करता हूँ मैंने तुम्हारी जायदाद और पैसे की वजह से तुमसे शादी की थी। क्या ये इतना संगीन जुर्म है? बड़े शहरों में तो ऐसा आमतौर पर होता ही रहता है। मैंने भी तुम्हें पत्नी बनाकर तुम्हारा भला ही किया था। हो, इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया। मुझे बात पूरी करने दो। उसका स्वर भारी हो गया और अपना पोज वो भूल गया। तुम बिल्कुल अकेली थी। तुम्हारे माँ बाप मर चुके थे। तुम्हारा कैप्टन प्रेमी
कश्मीर में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में मारा गया। अरुण मेरा प्रेमी नहीं था। मैं भी मान लेता हूँ। खैर, उस वक्त तुम्हें अपनी दौलत से ज़्यादा ज़रूरत एक आदमी की थी। तुम्हारी कमी को पूरा करने के लिए मैंने खुद को पेश कर दिया, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। हालांकि अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश मैंने की थी। मैंने 50-50 के बेसिस पर शादी को कामयाब बनाना चाहा, मगर नहीं बना सका। कोई मौका नहीं मिला। मुझ पर विश्वास करना तो दूर रहा, तुमने कभी मुझे पसंद तक नहीं किया। फिर भी तुम्हें प्यार तो करती थी। रजनी पलट कर पीछे हट गई। उसने अपने हाथों को मोड़कर अपनी छाती के पास रखे, मानो उनमें दर्द हो रहा हो। ये महज तुम्हारा वहम था कि तुम मुझसे प्यार करती थी। अगर करती भी थी तो सिर्फ ख्यालों में करती होंगी, और ऐसे ख्याली प्यार का कोई फ़ायदा क्या है। ये महज एक लफ्ज़ है। जहाँ तक मेरा संबंध है, तुमने कभी तन मन से अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया। इस लिहाज से तुम अभी भी कुंवारी हो। तुम्हारा पति बना रहने के लिए कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ी है, ये मैं ही जानता हूँ। लेकिन तुमने कभी ये एहसास भी मुझे नहीं होने दिया कि मैं एक मर्द हूँ। रजनी का चेहरा तनावपूर्ण था। मैं जादूगर नहीं हूँ, वो बोली। फ़ायदा भी क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। अगर इस रिश्ते में कभी कुछ था भी तो सब खत्म हो चुका है। जब मैंने तुम्हें अपना सूटकेस पैक करते पाया तो उस सब की पुष्टि हो गई जो मैं जानती थी। ज़रा भी ताज्जुब मुझे नहीं हुआ। मुझे महीना पहले से पता चल गया था कि क्या होने वाला है। हाँ, पिछली दफ़ा तो ये अरसा 5 साल चला था। हाँ, लेकिन मैं उम्मीद लगाए रही। जब तुमने मीना बवेजा के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए या ख़त्म करने का दावा किया, तब मैंने सोचा था शायद हमारी शादी बच जाएगी। लेकिन ऐसी उम्मीद पालना मेरी बेवकूफ़ी थी। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। इसका पता मुझे पिछले महीने तब पता चला जब मैंने ओल्ड इन के बाहर तुम्हारी पहलू में उस लड़की को देखा था, और तुमने ऐसा जाहिर किया कि जैसे मुझे जानते ही नहीं। मुझे देखकर भी अनदेखा करके उसी को देखते रहे। पता नहीं ये क्या कह रही हो तुम। मैं कभी किसी लड़की के साथ ओल्ड इन गया ही नहीं। बिल्कुल नहीं गए। क्या वो लड़की तुम्हें मर्द होने का एहसास दिलाती है? क्या वो तुम्हारी चापलूसी करके तुम्हें वहम पालने देती है कि तुम एक शानदार मर्द हो जिसकी जवानी लौट आई है? उसे इस सब से दूर ही रखो। क्यों? क्या वो इतनी डरपोक है? क्या तुम उसके साथ नहीं भाग रहे हो? क्या यही आज रात का बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है? तुम पागल हो गई हो। अच्छा, क्या तुम भाग नहीं रहे? अकेले जाने वाले आदमी तुम नहीं हो। तुम्हें अपने साथ एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो तुम्हारे अहम को सहज कर रख सके। मैं ना तो उस औरत को जानती हूँ और ना ही उसकी कोई परवाह मुझे है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने मीना बवेजा के साथ फिर से चक्कर चला लिया है, या फिर हो सकता है इस पूरे अरसे में बराबर उसे उलझाए ही रखा हुआ है। तुम वाकई पागल हो गई हो। अच्छा, मैं जानती हूँ। पिछले शुक्रवार को तुमने उसे लॉज की चाबियाँ दी थी। मैंने उसे चाबियों के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करते सुना था। इसलिए मुझे ये सुनकर भी कोई ताज्जुब नहीं होगा कि वो मोती झील पर बैठी तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही है। बको मत। मैं बता चुका हूँ वो सब खत्म हो गया। मैं नहीं जानता कि वो अब कहाँ है। ओह रियली? उसने वीकेंड मोती झील पर गुजारा था, ये सच है ना? हाँ, मैंने उसे कहा था कि वीकेंड के लिए वहाँ जा सकती है। लॉज को हम तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, वो खाली पड़ी थी। मैंने चाबियाँ उसे दे दी। क्या ऐसा करना जुर्म है? अब तुम भी वहीं जा रहे हो? नहीं, मीना भी वहाँ नहीं है। सोमवार को मैं कार लेकर उसे वहाँ देखने गया था। वो जा चुकी है। कहाँ? पता नहीं। क्या तुम्हारे भेजे में ये बात नहीं आती कि मैं नहीं जानता? इस विषय में वह बहुत ज़्यादा विचलित हो गया प्रतीत हुआ। या तुम समझती हो कि मैंने औरतों का हरम बना के रखा है? तुम्हारा ऐसा करने पर भी मुझे हैरानी नहीं होगी। औरतों के मामले में तो तुम्हारा यही हाल है। अपने वजूद तक का पता तुम्हें नहीं भी चलता, जब तक कि कोई औरत तुम्हारे कान में ना कहे कि तुम हो। वो कोई औरत तुम तो नहीं हो सकती। बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं जानती इस दफ़ा तुम किसके फेर में हो, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ ये सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये तुम्हारा ख्याल है।
नहीं, मैं जानती हूँ। तुम्हारे लिए सेक्स और पैसा एक ही जैसी चीज़ें हैं। दोनों को एक ही तरह इस्तेमाल करते हो, खुले हाथों। इसलिए ना तो पैसा तुम्हारे पास रुक सकता है और ना ही एक औरत के साथ तुम ज़्यादा दिन रह सकते हो। तुम कुछ नहीं जानती, बस किताबों में पढ़ी बातें दोहरा रही हो। इस असलियत को नहीं समझती कि ये सब नहीं होना था। अगर तुमने उस वक्त मुझे ब्रेक दे दिया होता जब मैंने मांगा था। मैंने तुम्हें ढेरों ब्रेक दिए हैं। रजनी पहली बार बचाव करता हुई सी बोली। तुम मुसीबत में हो ना, बड़ी भारी मुसीबत में। तुम कभी नहीं समझोगी। क्या हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी नहीं कर सकते? बस इस बार मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अच्छा, हाँ, चाहे इसके लिए तुम्हारी खातिर मुझे अपनी हवेली क्यों ना छेड़नी पड़े। तुम्हारी किसी चीज़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। रजनी ने गहरी सांसें ली, मानो पूरी तरह नाउम्मीद हो चुकी थी। थोड़ी देर मौन के पश्चात बोली, देव, आज रात ब्रजेश ठाकुर क्यों आया था? रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सैनी उसकी ओर आगे बढ़ा। तुम चोरी से सुन रही थी? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी आवाज़ें मुझ तक आ रही थी। तुम दोनों में खासी झड़प हुई थी। फॉरगेट इट। क्या ये मर्डर के बारे में थी? आई सेड फॉरगेट इट। उसकी उंगलियां एकाएक पाइप पर इतनी जोर से कस गई कि वो टूट गया। स्वर में तेजी आ गई। मेरे बारे में सब कुछ भूल जाओ। तुम मुझे एक पूरी तरह नाकामयाब आदमी समझती रही हो और तुम्हारा ऐसा समझना ठीक भी है। लेकिन इसमें सारा कसूर मेरा नहीं है। इस शहर में भी कुछ गड़बड़ है। कम से कम मुझे तो ये रास आया नहीं। मेरी किस्मत भी खराब ही रही। अगर गवर्नमेंट ने इस टेम्परेरी एयर बेस को फिर से चालू कर दिया होता ना, तो डीलक्स मोटर में नोटों की बारिश होनी थी और मेरे पास दौलत का ढेर लग जाना था। तुम्हें ना बिजनेस की कोई समझ नहीं है। तुम सिर्फ गंवाना जानते हो, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए दोष सरकार को देते हो। मुझे और इस शहर को कसूरवार ठहराते हो। सैनी ने अपना टूटा पाइप उसकी ओर हिलाया। बस, बहुत हो गया। और ज़्यादा बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, रजनी ने पीछे से कहा। तुम हफ्तों पहले ये फैसला कर चुके थे, तभी से योजना बनाते रहे हो। लेकिन इसे कबूल करने का हौसला और मर्दांगनी तुम में नहीं है। सैनी रुक गया। तुम्हें मर्दांगी में कब से दिलचस्पी होने लगी? इसने तो कभी तुम्हें अपील नहीं किया। मैं कभी इस काबिल समझी ही नहीं गई। तो फिर मुझे गौर से देख लो। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। उसने नथुने फुलाकर भारी सांस लेते हुए चेहरा आगे कर दिया। रजनी हंसी, मानो उसके अंदर कहीं चटक कर कुछ टूट रहा था। क्या इसी को मर्दांगी कहते हैं? क्या मर्द इसी तरह बातें करता है? क्या एक पति अपनी पत्नी से इसी तरह पेश आता है? पत्नी? कैसी पत्नी? मुझे तो कोई पत्नी नज़र नहीं आ रही। वह पलट कर कारपेट को पैरों से रौंदता हुआ सा आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोल दिया। अजय को अब दिखाई तो वह नहीं दे रहा था, लेकिन सीढ़ियों पर उसके भारी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। रजनी ने मेंटल के पास जाकर अपना सर और बाँह उस पर टिका दी। उसके बाल चेहरे पर बिखर गए। अजय ने उसकी तरफ से गर्दन घुमा ली। कुछ देर बाद वरांडे के दूसरे सिरे पर एक दरवाज़ा खुला। अजय अंधेरे कोने में सिमट गया। दोनों हाथों में चमड़े के भारी सूटकेस उठाए सैनी बाहर निकला। हमेशा के लिए जा रहे हो? पीछे से रजनी ने पुकारा। हाँ, मैं अपनी कार ले जा रहा हूँ और मेरे पास सिर्फ मेरे कपड़े हैं। और हो भी क्या सकता है? तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज़ और है, कर्जे। वो तुम पीछे ही छोड़े जा रहे हो। मैं बिजनेस भी छोड़कर जा रहा हूँ। कर्जे उससे कवर हो जाएंगे और अगर नहीं हो सके तो बुरा होगा। मेरे लिए? हाँ। रजनी दरवाजे में प्रकट हुई। जा कहाँ रहे हो देव? सैनी की पीठ उसकी तरफ थी। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। तुम इस तरह चले जाने के ही काबिल हो। ले जाए जाने से तो बेहतर ही है, सैनी ने गर्दन घुमाकर कहा। अलविदा रजनी, मेरे लिए मुसीबत खड़ी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो खुद दोगुनी मुसीबत का सामना करोगी।
वरांडे की सीढ़ियाँ उतरकर वह अपनी जिप्सी की ओर बढ़ गया। रजनी उसे जाते देखती रही। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें गुस्से से सुलग रही थी। अचानक उसका हाथ अपनी माला पर कस गया, जोर से झटका दिया। माला टूट गई और मोती नीचे बिखर गए। अजय अपनी फेट में सैनी की जिप्सी का पीछा कर रहा था। शहरी सीमा में वह जानबूझकर उससे खासा फासला बनाए रहा था, लेकिन हाईवे पर इस वक्त भी काफ़ी ट्रैफिक था, इसलिए अन्य वाहनों में मिलकर फिएट को अपेक्षाकृत जिप्सी के नज़दीक ले आया। वे डीलक्स मोटर से मुश्किल 2 मील दूर थे। अजय के विचारानुसार सैनी वहीं जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सैनी ने अपनी जिप्सी वाहनों की कतार से अलग की और उस सड़क पर घुमा दी जो एक रेस्टोरेंट तक जाती थी। पार्किंग स्पेस में खड़ी 2 कारों में 2 जोड़े रोमांस करने में व्यस्त थे। तीसरी कार एक लाल मारुति थी जिसके मडगार्ड पिचके हुए थे। वहां से आगे गुजरते अजय ने सैनी को मारुति की बगल में रुकते देखा। रेस्टोरेंट के पास ही एक पेट्रोल पंप था। पंप बंद हो चुका था, वहां कोई नहीं था। अजय ने वहीं ले जाकर फिएट रोकी। ड्राइविंग सीट पर बैठे अजय को अपनी उस स्थिति में रेस्टोरेंट का प्रवेश मार्ग और इमारत की एक शीशे की दीवार दिखाई दे रही थी। दीवार के पीछे 3 कस्टमर एक वेटर से बातें कर रहे थे। दूर दूसरी दीवार के शीशे से सैनी की जिप्सी और मारुति भी धुंधली सी नजर आई। दोनों कारों के बीच खड़ा सैनी मारुति में मौजूद किसी से बातें कर रहा था। मारुति में बैठे शख्स का चेहरा तो अजय को नजर नहीं आया, लेकिन मेले से किसी पेपर या अखबार में लिपटा बड़ा सा मोटा पैकेट सैनी की ओर बढ़ाया जाता दिखाई दिया। सैनी पैकेट लेकर जिप्सी में बैठ गया। मारुति की हेडलाइट्स जली। वह बैक होकर प्रवेश मार्ग की ओर मुड़ गई। अजय को लंबे बालों, कठोर चेहरे और विंड चिटल की एक झलक दिखाई दी। वो जॉनी था। अजय का रोम रोम गुस्से से कांप उठा। फिएट का इंजन स्टार्ट करके वह भी उसके पीछे लग गया। मारुति शहर से बाहर दक्षिण की ओर जा रही थी। फिएट की स्पीड के साथ साथ अजय की उत्तेजना भी बढ़ती जा रही थी। सैनी के डिलक्स मोटर के सामने से गुजरती फिएट की स्पीड 60 या 65 के बीच थी। मारुति सामने जा रही थी। चंद 1 मील जाने के बाद स्पीड कम हो गई, फिर भी हाईवे से दाईं ओर मुड़ गई। उसके हेडलाइट्स की रोशनी दोनों ओर तारों की बाड़ों से घिरे एक साइड रोड पर पड़ रही थी। अचानक हेडलाइट्स बुझ गई। चौराहे से गुजरकर रफ्तार कम करके अजय को मारुति रेंगती सी नजर आई। अजय ने जोर से ब्रेक लगाए, लाइटें ऑफ करके यू टर्न लिया। सुस्त रफ्तार से वापस चौराहे की ओर जाते अजय को ना तो मारुति दिखाई दी, ना ही उसके इंजन की आवाज़ सुनाई दी। उसने फिएट वापस घुमा दी। करीब आधा मील तक वह बगैर लाइट के ही कार ड्राइव करता रहा। आसमान में तैरते बादलों में चांद तारे छुप कर रह गए थे, लेकिन अंधेरा ज़्यादा नहीं था। दोनों तरफ तारों की ऊंची बाढ़ से घिरी सड़क एकदम सीधी थी, इसलिए ड्राइविंग में खास असुविधा अजय को नहीं हो रही थी। उसके बाईं ओर खुला ढलुआ मैदान था। दाईं ओर सुनसान पड़ी एयरबेस के ऊंचे ऊंचे हैंगर्स का आभास मिल रहा था। उनके चारों ओर घास में छुपे रनवेज भी धुंधले से नजर आ रहे थे। तारों की बाढ़ में एक स्थान पर चौड़ा रास्ता बना था। अजय ने उससे आगे ले जाकर साय में फिएट रोक दी। जेब से रिवॉल्वर निकालकर चेक की। वो लोडेड ही थी। वह कार से निकला। हवा में झाड़ियों की पत्तियों की सरसराहट के अलावा सर्वत्र शांति थी। फलस्वरूप घास में उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। बाढ़ में तारों का करीब 20 फुट चौड़ा दोहरा गेट खुला पड़ा था। उसमें झूलते मोटे ताले को अजय ने हाथ से टटोला। उसे चाबी से खोलने की बजाय तोड़ा गया था। गेट से गुजरती सड़क एक रनवे से जा मिली थी। निकटतम हैंगर का विशाल दरवाज़ा भी खुला पड़ा था। उसकी बगल में मारुति खड़ी थी। खुली सड़क पर वो करीब 200 गज को दूर था। अजय उधर ही बढ़ा। कहीं कोई हरकत नहीं थी। स्वयं को असुरक्षित महसूस करते अजय को हाथ में थमे रिवॉल्वर से ही राहत का थोड़ा एहसास हुआ। सहसा एक डीजल इंजन के स्टार्ट होने का शोर वातावरण में उभरा। साथ ही गुफा की भांति नजर आते हैंगर में हेडलाइट्स जल उठीं। अजय तेजी से दौड़ पड़ा। इंजन गर्म होने से पहले ही वहां पहुंचना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हैंगर में सेमी ट्रेलर टाइप ट्रक बाहर निकला, ठीक वैसा ही जैसा अजय ने बवेजा ट्रांसपोर्ट कंपनी में खड़े देखा था। ट्रक की हेडलाइट्स उसकी ओर घूमी।
ड्राइविंग सीट पर एक सफ़ेद चेहरा चमका। सीधे अपनी ओर आते ट्रक की विंडशील्ड के निचले दाएं सिरे का निशाना लेकर अजय ने लगातार 2 फायर झोंक दिए। कांच पर मकड़ी के जाले की तरह क्रैक तो बन गए, लेकिन चूर चूर वो नहीं हुआ। बगैर स्पीड कम किए ट्रक सीधा उसकी ओर झपटता रहा। अजय को तीसरे फायर का मौका नहीं मिल सका। जान बचाने के लिए एक तरफ कूदा और उससे दूर दौड़ता चला गया। अचानक कोई चीज़ उसकी पैंट के पाउचे में अड़ी और उसे घुमा दिया। उसने हवा में हाथ मारते हुए संभलने की कोशिश की, मगर संभल नहीं सका। नीचे गिरा और तेजी से लुढ़कता चला गया। लंबी ढलान पर दूर तक लुढ़कने के कारण उसका पोर पोर हिल गया था। कपड़े फट गए, चेहरे और हाथों पर खरोंचें आ गईं। पीठ, कंधों और सर में दर्द के साथ साथ भारी जलन भी हो रही थी। दिमाग सुन्न सा था। कुछ एक पल पड़ा रहने के बाद उठकर चारों ओर उसने निगाहें दौड़ाईं। खुले हैंगर और उसकी बगल में खड़ी मारुति के अलावा अन्य कोई चिन्ह उस दृश्य पर का नजर नहीं आया जो कुछ देर पहले उसने देखा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जल्दबाजी में ट्रक पर फायर करने की बेवकूफ़ी कर बैठने की बजाय उसे चुपचाप पीछा करना चाहिए था। मन ही मन खुद को कोसते हुए अपने रिवॉल्वर ढूंढकर फील्ड के पास पहुंचा। खुले गेट से फील्ड को अंदर ले जाकर उसी हैंगर के सामने जा रुका। हेडलाइट्स की रोशनी में खाली पड़े हैंगर के फर्श पर एक जगह काफ़ी तेल पड़ा नजर आया। स्पष्टतः ट्रक उसी स्थान पर खड़ा रहा था। उसने हैंगर में जाकर उसी स्थान के आसपास मुआयना किया। कोका कोला की एक खाली कैन के अलावा फर्श पर एल्युमिनियम पेंट की बूंदें भी फैली नजर आईं। उसने एक बूंद को उंगली से छुआ। वो पूरी तरह नहीं सूखी थी। बाहर निकलकर मारुति का निरीक्षण किया। कार ज़्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन उसे लापरवाही से इस्तेमाल किया गया था और मेंटेनेंस की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उसका नंबर मन ही मन रटते अजय ने अंदर देखा। अगली सीट के फर्श पर सिगरेट के कई टोंटे पड़े थे। उनमें से एक को उठाकर सूंघा। वो चरस की सिगरेट का अवशेष था। अगली सीट के कुशन के पीछे उस इलाके का एक रोड मैप पड़ा था। उसे निकालकर अजय फील्ड में सवार होकर वापस हाईवे की ओर रवाना हो गया। चौराहे पर पहुंचकर उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाईं। हाईवे पर दूर एक साइन बोर्ड लगा था, आदमपुर बाईपास। अजय ने स्वयं को जॉनी के स्थान पर रखकर सोचने की कोशिश की। अगर वो दाईं ओर दक्षिण में मुड़ा तो पुलिस द्वारा बॉर्डर पर किए गए रोड ब्लॉक्स से बच नहीं सकेगा। उत्तर की ओर जाने पर हाईवे से वापस शहर में जा पहुंचेगा। इसलिए ज़्यादा संभावना इस बात की थी कि वो बाईपास से ही गया होगा। अजय ने भी फेट उधर ही घुमा दी। चौराहे से 4-5 मील आगे, जहाँ सड़क चढ़ाईदार और संकरी हो गई थी, एक हेयर पिन कर्व पर लाल रोशनी चमकती दिखाई दी। एक कार सड़क को चौड़ाई में घेरे इस ढंग से खड़ी थी कि अन्य किसी भी वाहन का वहां से गुजर पाना नामुमकिन था। वो पुलिस कार थी। अजय ने फिएट रोक दी। इंस्पेक्टर ठाकुर बाएं हाथ में लाल टॉर्च और दाएं में गन थामे आगे आया। कार साइड में लगाकर नीचे उतरो, हाथ ऊपर करके। फिर उसने टॉर्च की रोशनी अजय के चेहरे पर डाली। ओह, तुम फिर सामने आ गए। अजय ने गौर से उसे देखा। वो गुस्से में नजर आया। तुम भी फिर सामने आ गए। ट्रक को देखा था? कैसा ट्रक? बवेजा ट्रांसपोर्ट कंपनी का सेमी ट्रेलर टाइप का। अगर मैंने उसे देखा होता तो क्या इस वक्त यहाँ मौजूद होता? उसके स्वर में अधीरता थी। अब क्रोधित नजर नहीं आ रहा था। यहाँ कितनी देर से हो इंस्पेक्टर? 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। इस वक्त क्या बजा है? 1:20। कुछ और जानना चाहते हो? मसलन आज रात डिनर में मैंने क्या खाया था? बता दो। मुझे डिनर नसीब ही नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने खिड़की से अंदर झुककर उसे देखा। तुम्हारी ये हालत किसने की? अजय ने नोट किया कि टॉर्च की लाल रोशनी के रिफ्लेक्शन में इंस्पेक्टर के चेहरे की रंगत गुलाबी नजर आ रही थी। अचानक मेरी हालत की फिक्र तुम्हें क्यों होने लगी? बेकार की बातें मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। ओके, मैं ढलान से लुढ़क गया था, अजय ने कहा, और कैसे बताने के बाद कहा, उस आदमी ने ट्रक को एयरबेस के खाली हैंगर में छुपाया हुआ था। ट्रक की साइड्स में लिखे बवेजा ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम को एल्युमिनियम पेंट से पोत दिया गया और सरगर्मी ख़त्म होने का इंतजार कर रहा था। मुश्किल से घंटा भर पहले सैनी एक रोड साइड रेस्टोरेंट में उसे मिला और ट्रक निकाल लाने की हिदायत दे दी।
तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं